साधना, परीक्षित के घर जाने में क्या हर्ज था? तुम्हें जाना चाहिए था। भैया, मैंने कहा ना कि कुछ दिन तक मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। कुछ दिन क्यों? काम खत्म हो गया? नहीं भैया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अगले हफ्ते हम साउथ अफ्रीका वापस चले जाएंगे। काम अधूरा छोड़कर? हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? इस तरह नाराज मत हो। नाराज होने की बात नहीं है साधना। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने डर को दूर करने की या हकीकतों का सामना करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है चंदर। ऐसी बात है साधना। जिस आत्मविश्वास को लेकर तुम साउथ अफ्रीका से यहाँ आई थी, उसे और बढ़ाने की जगह तुमने उस आत्मविश्वास को खो दिया है। अब तुम सारे काम, सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर उसे मुंह मोड़कर वापस जाना चाहती हो। मैं जानता हूं तुम डरपोक तो थी, लेकिन कायर नहीं थी। भैया, उस दिन आपके क्लिनिक में धवन की मौजूदगी ने मेरे आत्मविश्वास के पाए तक हिला दिए थे। समझने की कोशिश कीजिए चंदर, वो एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की चीजों पर अपना हक जमाता फिरता है और फिर किसी भी तरह उसे हासिल कर ही लेता है। और एक मैं वो हूं जो उसी की बेटी को उसे छीन कर ले गई थी, और वो भी वो बेटी जिसके वजूद का उसे एहसास तक नहीं है। भैया, अगर उसने अवंतिका को पहचान लिया तो मेरा क्या होगा? ओके, मेरा छोड़ो, अवंतिका का क्या होगा? कभी आपने सोचा है? ओके, तुम्हें अवंती की फिक्र है ना? उसे मेरे घर बैठ दो, मेरे साथ रहेगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगा मेरी रिलेटिव है, बस सिंपल। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। भला वो आपके साथ आपके घर में रह सकती है, लेकिन कभी ना कभी प्राण की नजर उस तक जरूर पहुंच जाएगी। फिर ओके, उसने उसे देख भी लिया तो क्या होगा? जिसके होने का उसे पता नहीं, उसे वो पहचानेगा कैसे? प्राण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मामूली इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, वो प्राण के लिए मुमकिन है। चंदर, मैं जानती हूँ कि अवंतिका आपके साथ आपके घर में महफूज रहेगी, लेकिन भैया ये मत भूलो कि अवंतिका प्राण के पहुंच के दायरे में सांस ले रही है। बस ये ख्याल काफी है मुझे डराने के लिए। ओके बाबा, ओके, मैं हार गया। तुम्हारी वकीलों जैसी दलीलों के सामने एक अनपढ़ डॉक्टर लाजवाब हो गया। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर तुम अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई तो परीक्षित के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि जो विश्वास उसने तुम में रखा है उसका अपमान हो जाएगा। वरना इंटीरियर डिजाइनर की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। चलता हूं मैं। ओके, अवंतिका को प्यार देना। गुड नाइट एंड टेक केयर। अवंती, कहो क्या खाओगी तुम? There is chicken, there is fish, and here comes the dad. Dad, ये है अवंती, ये है मेरे पिताजी। हेलो अंकल। हेलो बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल, आई एम रियली सॉरी कि मम्मी साथ नहीं आ सकी। इट्स ऑलराइट। वैसे परीक्षित ने मुझे बताया था कोई जरूरी काम आ गया था उन्होंने। नो माइंड, फिर किसी दिन ले आना उनको। ओके। परीक्षित, जी डैड। तुमने अवंती को बम्बई घुमाया फिराया कि नहीं? बम्बई घुमाया फिराया? जब मैं इसको पहली बार एक उड़पी रेस्टोरेंट में ले गया था डैड, तो उस रेस्टोरेंट के उड़पी कुक को ये दूसरे दिन गांव भिजवा दी और फिर मुझसे कहने लगे हम लोग डिस्को चलते हैं। और अगर मैं इसको डिस्को ले जाता तो ये फ्लोर पे 15-20 को लुढ़का देती, उन्हें अस्पताल पहुंचा देती। नहीं, मैं तो नहीं बनती। अरे बेटे, इसमें शर्माने या छुपाने की क्या बात है? वैसे इस किस्म की जिंदा दिली आजकल देखना बड़ा मुश्किल है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वाह वाह अंकल, क्या बात कही। ऐसी शायरी पहले कभी सुनी है? हाँ सुनी है, डैड के मुंह से सुनी है। मुझे नहीं लगता तुमने ऐसी शायरी पहले कभी सुनी होगी, वरना इस तरह चुपचाप बोर नहीं होते। जब देखो काम काम काम। बेटे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कुछ भी करो लिमिट में रहकर। वैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्णयते, यानी सीमा के बाहर कोई भी चीज बुरी होती है, चाहे वो भक्ति हो, प्रेम हो, कर्म हो। अंकल, यही बात मैं से हमेशा समझाती रहती हूँ, लेकिन ये तो समझता ही नहीं।
अच्छा डैड, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी कविता थी जो आप अक्सर दोहराया करते हैं? Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. कुछ समझ में आया मैडम? नहीं आया, मैं समझाता हूँ। लाइफ में मेरे भी कुछ एम हैं जिन्हें मुझे हासिल करना है, लेकिन फिलहाल मेरा एक ही एम, एक ही टारगेट है, वो है खाना और सिर्फ खाना। तो आपका क्या ख्याल है मैडम? अच्छा खाना खाया जाए? बेटे, तो आप लोग खाना खाओ। अंकल आप नहीं खाएंगे क्या? बेटे, मैं जरा खाना जल्दी खा लेता हूँ। डॉक्टर्स कमांड यू नो। तो तुम लोग खाना खाओ जब तक मैं एक वॉक लेके आता हूँ। ओके अंकल। यस डैड, Right. ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ही इज अ स्वीट हार्ट। डैड को खाना खाने का इतना शौक है, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। डॉक्टरों ने क्या हुआ अवंती? तुम चुप क्यों हो गई? अवंती, परीक्षित, मैं इतनी जल्दी साउथ अफ्रीका वापस नहीं जाना चाहती। नहीं अवंती, चुप हो जाओ। मैं सादा जी से जाकर बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। चलो अब चुप हो जाओ। तुम्हें पता है, डैड कहते हैं जब बच्चे खाना खाने से पहले रोते हैं तो उन्हें खाना हजम नहीं होता, उन्हें बदहजमी हो जाती है। कौन चेयर अपना और इलाज चिकन। और हिला पटना हिला कलकत्ता हिला ओ तोहरी लचक जब कमरिया हो सारा जिला हिला ओ तोहरी। कौसी खाना ला रहे, बहुत ही भूख लगी है। तुम मुंह हाथ धो लो, हम खाना लाते हैं। सुनो, तुम कहाँ गए रहे? जिमी साहब के यहाँ? हाँ, काहे? 2 दिन से तुम बौराई घूमत रहे और आज लौटे हो तो गुनगुनाए रहे हो। हम समझ गए। का समझी रे? तू का समझी? हाँ, गुस्सा ना ही ना करो, पर हम समझ गए कि जिमी साहब तुमका कोनो पट्टी पड़ाए और तुम सभी कुछ भूल भाल के खुशखुशाल होके लौटे हो। हमका का याद रखे का है? हैं? का याद रखे का है हमका? जरा बता हमका। सुसरी तो हर जबान बात लिपाए रही है आजकल। तुम हमका मालूम पड़ी, पर एक बात हम तुमको बता देते हैं कि आज तुम्हारे सांप का बिटवा का हाथ तुम्हारा गाल तक पहुंच गया है, और वो हाथ कल तुम्हारा बिटवा का गला तक पहुंच जाएगा। और ये लोग तुमका अभी एक शब्द जबान से नहीं ना निकालियो। वो लोग तुमका मुंह पर तमाचा मारकर तुम्हें औकात बता दिए पंडित। हम अपन औकात जानत हैं, तुम अपनी औकात नहीं ना भूलो। अभी एक अक्षर जबान से निकाली ना तो हम तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, समझ गई?
अरे रे, ये कागज कितना लोग बर्बाद करता है, कुछ भी टाइप करता है, ऊपर शाइन करता है, सब मेरे को संभालना पड़ता है। ये फोन, मैं इतना बिजी आदमी, मेरे को काम ही करने नहीं देता। हेलो Hello, is that Mr. Pranlal Dhawan's office? हाँ Is that Mr. Pranlal Dhawan's office? हाँ, स्पीकिंग धवन साहब ऑफिस। Is Mr. Dhawan there? नो धवन, हाय सकाराम, व्हाट यू व्हाट हु यू? Minister Vaman Rao जी Mr. Dhawan से बात करना चाहते हैं। वो टोपी। Shut up, idiot. जाओ यहाँ से। हेलो, धवन here. Sir, Minister साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, दीजिए। नमस्कार नमस्कार धवन साहब। नमस्कार वामन साहब, कैसे हैं आप? बस कृपा है मालिक की। अच्छा ये बताइए वामन साहब, हमारे उस काम का क्या हुआ? अरे वही तो बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है। हाँ, वो प्लॉट ग्रीन बेल्ट में जा रहा है। हाँ, ऑर्डर भी निकल चुके हैं, बस पेपर्स तैयार हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये बताइए कि ये खबर हमारे दोस्त सोलंकी को कब तक मिलेगी? 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो ठीक है, 2-1 दिन उसको चैन की नींद सोने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आप लंदन के लिए कब रवाना हो रहे हैं? अगले हफ्ते जा रहा हूँ। बस आप ही की दया है। हाँ, कहिए धवन साहब, लंदन से आते वक्त मैं आपके लिए क्या लाऊं? हाँ, हो सके तो हमारे लिए लंदन से बिग बेन टावर लेके आइए, क्योंकि हमारे ऑफिस की घड़ी खराब हो गई है। धवन साहब आप भी कमाल करते हैं। Anyway, have a nice time. All the best. Good luck. थैंक यू। हाँ, ये लो साधना। थैंक यू। भाई मैं तो तुम्हें नाम से ही पुकारूंगा, क्योंकि उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटी हो। जी। इनफैक्ट तुम अवंती की मम्मी नहीं, बड़ी बहन लगती हो। ओह, थैंक यू मिस्टर मेहरा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे अवंती भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हुई है। अरे वो क्यों? यहाँ से लौटने के बाद घंटों भर मुझे बताती रही कि अंकल ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और शेर और शायरी भी सुनाई। भाई आदत सी पड़ गई है मुझे लोगों को बोर करने की। नहीं। क्या करें। वैसे अवंती यहाँ काफी खुश लग रही थी। जी हाँ, वैसे बचपन से ही उसे हिंदुस्तान का अट्रैक्शन रहा है और फिर यहाँ आकर उसे परीक्षित जैसा दोस्त भी तो मिल गया, तो भला वो खुश क्यों नहीं होगी। तो फिर तुम उसकी ये खुशी उससे क्यों छीनना चाहती हो? जी मैं कुछ समझी नहीं। परीक्षित मुझे बता रहा था कि तुम वापस जा रही हो, और वो भी काम अधूरा छोड़कर। जी हाँ, यहाँ कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। वजह मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर बताने जैसी होगी तो तुम खुद ही बताओगी। बाकी हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि हालात कभी ऐसे नहीं होते जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हम में ही कहीं साहस की कमी होती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मेहरा। देखो साधना, ये मेरा अनुभव है कि हालात से, हकीकत से जितना डर कर भागोगी उतना ही तुम्हारे सामने आते रहेंगे, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो उनका खौफ, उनका आतंक जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी का चैन छीन लेगा। लेकिन सर, जिस अनहोनी के डर से मैं भाग जाना चाहती हूँ, अगर वो हो गई तो मेरी और अवंती की जिंदगी नरक बन जाएगी। उस अनहोनी की तो एक संभावना है, लेकिन तुम्हारे वापस जाने के बाद यह बात निश्चित है कि अवंती अंदर ही अंदर घुट घुट कर रह जाएगी, और मौका पाते ही हिंदुस्तान वापस लौट आएगी, और उस वक्त तुम उसे रोक भी नहीं पाओगी। मैं समझती हूँ सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को समझा सकूं। अब मैं इजाजत ले लूं प्लीज। आखिरी बात साधना, तुम्हारी मदद कोई तब करेगा जब तुम कबूल करोगी
जैसे कि एक शेर है किसी भले शायर का, वो मुसाफिर ही कड़ी धूप का था, शज्र साए फैलाकर क्या करते। आई अंडरस्टैंड सर। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस शिकायत को दूर कर सकूं। थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ शर्मा। सर, एक पुलिस इंस्पेक्टर आपसे मिलने आया है। पुलिस इंस्पेक्टर? लेकिन मुझसे मिलने क्यों आया? पता नहीं सर, कहता है आपसे कुछ काम है। तुम एक काम करो, उसे जिम्मी से मिलवा दो और कह दो मैं बिजी हूँ। सर, वो इंस्पेक्टर जिद पर अड़ा है, कहता है आपसे मिलकर ही जाएगा। वो जिम्मी को नहीं जानता। What nonsense। ठीक है, उसे अंदर भेजो। ओके सर। नमस्कार श्रीमान, क्षमा कीजिएगा पूर्व अनुमति लिए बिना ही, मेरा तात्पर्य है अपॉइंटमेंट लिए बिना ही मैं चला आया। तो ठीक है, यही अपॉइंटमेंट लेके आई हो फिर, आना। क्षमा कीजिएगा, मगर अब जब मैं आ ही गया हूं तो कार्य संपन्न करके ही जाना उचित होगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। धवन साहब, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आपको असुविधा हुई इसके लिए मुझे खेद है। मैं आपसे कुछ देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। प्लीज गो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे धवन साहब, पूछताछ करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो व्यक्ति के पास हम स्वयं जाते हैं या फिर उसे थाने पर बुलवाते हैं। अब आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को थाने पर बुलाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए स्वयं चला आया। अब अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो एक मिनट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। धन्यवाद जी, मेरा नाम शिव शंकर चतुर्वेदी है। कुछ दिन पूर्व जब मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला तब रिकॉर्ड्स देखकर इंस्पेक्टर साहब, काम की बात कीजिए और जल्दी कीजिए। जी, जैसी आज्ञा। धवन साहब, आपने अपने फैक्ट्री सुपरवाइजर चौरसिया के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। हाँ, मांगा था। तो आपको संदेह था कि उसके जीवन पर किसी प्रकार का संकट था। क्या? आपको पता था कि उसके ऊपर प्राणघातक यानी जानलेवा हमला होगा? पता नहीं था, सिर्फ शक था। किस पर शक था आपको? क्या? धवन साहब, चौरसिया की हत्या बिश्नोई नाम के एक गुंडे ने की, मगर प्रश्न ये उठता है किसके कहने पर? ये जानना तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर। जी वो तो है, मगर धवन साहब, आपके उस शक का कोई आधार तो होगा। हाँ, चौरसिया के कत्ल से एक दिन पहले कुछ गुंडों ने फैक्ट्री के वर्कर्स पर हमला किया था। अब चूंकि चौरसिया वर्कर्स का लीडर था, इसलिए उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना जरूरी था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बावजूद आपकी पुलिस उसे बचा नहीं सकी। जी, मुझे अत्यधिक दुख है इस बात का। वैसे धवन साहब, पगारे भी आपके अन्य वर्कर्स ग्रुप का लीडर है और चौरसिया की भांति गुंडों ने उस पर भी आक्रमण किया था, परंतु आपने पगारे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था नहीं की। क्यों? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके बहुत से फजूल से सवालों का जवाब दे चुका हूं। अगर आपको और जवाब चाहिए तो जाके अपने कमिश्नर साहब से पूछ लेना, वो सही ढंग से आपको जवाब दे देंगे। आपने तो बहुत बड़ी हस्ती का नाम ले लिया जनाब। अब हम कहां जाएंगे उनके पास? हम तो बस यहां वहां से पूछताछ करके पता लगा लेंगे। वैसे आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू एंड गुड बाय। और उम्मीद करता हूं कि अगली बार आपसे मुलाकात नहीं होगी। जी बिल्कुल, मैं भी यही आशा करता हूं। पर देखिए ना साहब, नौकरी तो फिर नौकरी ही है। कल को आवश्यकता पड़ी तो आपके दर्शन हेतु आना तो पड़ेगा। वैसे अगली बार मैं पूर्व अनुमति लेकर ही, मेरा मतलब है अपॉइंटमेंट लेकर ही आऊंगा। बेहतर रहेगा। जी अवश्य।
अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।